जब मैं हम्म। वहां गया तब मुझे मालूम चला कि नॉन यूपीएससी एंट्री में चांसेस बहुत कम होते हैं, और वो वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो असेसिंग पावर होता है वो थोड़ा बहुत डिसमेंटल हो जाता है। मतलब कि बहुत सारे हम्म। पोटेंशियल कैंडिडेट पार नहीं कर पाते हैं टेक्निकल हम्म। एंट्री के लिए, मैं कहूँगा ये बात। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द प्रसाद शो एसएसबी सक्सेस स्टोरीज। इस वीडियो में हम लोग प्रणव से बात करेंगे, जिन्होंने अपने फोर्थ अटेम्प्ट में एसएसबी इंटरव्यू क्लियर किया है और उनकी ऑल इंडिया रैंक 65 आई है यूपीएससी एनडीए रिसेंट। और उनके जो प्रीवियस 3 अटेम्प्ट थे उसमें से 2 एनडीए अटेम्प्ट थे जिनमें वो कॉन्फ्रेंस आउट हुए थे, और जो थर्ड अटेम्प्ट था उसमें वो टेक्निकल एंट्री से स्क्रीन आउट हुए थे। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आप में से जो कुछ भी लोग एसएसबी एस्पिरेंट है या फिर डिफेंस एस्पिरेंट है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल होगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपकी तरफ जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। वेलकम अगेन प्रणव टू द प्रसाद शो। थैंक यू ब्रदर। एक्चुअली हम लोगों ने ये इंटरव्यू पहले भी रिकॉर्ड किया था, पर उसके 1.5 घंटे बाद ही इसकी रैंक आ गई, तो हमने सोचा एक बार फिर से करते हैं। सो हाउ आर यू फीलिंग भाई आफ्टर अच्छा तो लग रहा गेटिंग है, द रैंक आई है 65 तो रैंक? मतलब अच्छा तो लग रहा है भाई। 478 या 79 बंदे रिकमेंड हुए हैं, उसमें से 65 रैंक, तो मुझे लग रहा है कि हाँ, इट इज अ गुड रैंक, डिसेंट है। हम्म। हम्म। जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, अंडर 100, तो अंडर हम्म। 100 है। हाँ। तो एवरीथिंग्स फाइन। तो रिटर्न का स्कोर कितना था आपका? रिटर्न का स्कोर मेरा 505 था, जी। 505। और अभी एसएसबी की स्कोर आई नहीं है अभी तक। एक्चुअली हम्म। वो जो हमारा मेरिट लिस्ट आया है उसमें सिर्फ हमारे नाम है, रैंक वाइज, बट उसकी मार्क्स अभी तक आई नहीं है। बट मैंने एज्यूम किया कि उसमें भी 400 प्लस तो होंगे ही श्योर। हाँ हाँ। और कोई है जैसा लिस्ट में, मतलब जिसको तुम पहचानते हो? हाँ, काफी लोग हैं लिस्ट में, कम से कम 10 लोग तो हैं जिनको मैं जानता हूँ। अच्छा। संकल्प है, दिवांश है, बाला है, फिर मीत है, सुधांशु है, गौरव है, आर्यन है, ये लोग को मैं जानता हूँ। तो ये हम्म। अपनी बैच में हम लोग मिले थे वहाँ पे, साथ में हाँ। हम लोग मेडिकल्स दिए हैं, तो याद है। हम्म। तो स्टार्ट करते हैं। आप हमें पहले ये बताइए कि किस तरह से आपको ये जो एनडीए का है एक्सपोजर मिला, कि किस तरह से आपके दिमाग में ये स्टार्ट हुआ कि एनडीए करना है, किस तरह से जानकारी मिली एनडीए के बारे में, ये सारी चीजें। एक्चुअली मैंने 2015 के आसपास में नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे इसकी एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, मैंने वहाँ पे देखा था कि ये एक ऐसी एकेडमी है जहाँ पे तीनों सेनाओं को ट्रेन किया जाता है। तो वहाँ के जितने भी मैंने देखा, जो भी प्रोसेस था वहाँ पे, जितने भी कैडेट्स अपनी ट्रेनिंग ले रहे थे, वो सब काफी इंस्पायरिंग था, पहली बात। हम्म। दूसरी बात, 2016 के आसपास काफी सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जिसको देखने के बाद हम लोग इंस्पायर्ड हुए थे आर्मी लाइफ की तरफ। हाँ। और एक होता है ना, फीलिंग जागती है आपके अंदर कि हाँ, आप भी हम्म। आर्मी ज्वाइन करो हम्म। और आप इस फोर्सेस का हिस्सा बनो। तो ये इंस्पिरेशन बचपन लगभग 9th 10th से थी मेरे अंदर। तो मैंने सोचा ही था पहले कि मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए अपियर होऊंगा और ट्रेनिंग बिल्कुल लेना चाहूंगा वहां से, और फिर आगे इसी में कंटिन्यू कर रखना चाहूंगा। तो तो फिर 2019 आया। हम्म। मेरा 12th में अपियरिंग था, तो मैंने फॉर्म भरा, फिल किया, तो मैं कंटिन्यू फिर देता रहा। फिर इस बार 2021 में मेरा हो गया। हाँ। तो अब तक आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए हैं, मतलब रिटर्न के और एसएसबी के दोनों भी, और उनके नतीजे क्या हाँ, क्या है वो बताइए। अच्छा। रिटर्न के मैंने टोटल अभी तक 4 अटेम्प्ट्स दिए हैं। ठीक है। जैसा कि एनडीए 144 का मैंने रिटर्न दिया है पहला। दूसरा एनडीए 145 और एनडीए 146 का, ये दो रिटर्न हो गए जो कि कंबाइन ही हुए थे एक। फिर हम्म। मैंने एनडीए 147 का भी रिटर्न दिया है। तो एनडीए 144 का रिटर्न मैंने क्वालिफाई किया। उसकी इंटरव्यू जुलाई 2020 में भोपाल में थी, बट वहां से मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। हम्म। फिर एनडीए 145 का जो रिटर्न मैंने क्वालिफाई किया, उसकी इंटरव्यू मेरी भोपाल में ही थी, हाँ। वापस से। तो दिसंबर 2020 में उसकी इंटरव्यू थी, वहां से हम्म। फिर से मैं वापस कॉन्फ्रेंस आउट हुआ फ्रॉम द सेम बोर्ड। फिर एनडीए 146 की जो इंटरव्यू थी, जो कट ऑफ मैंने पार कर लिया था, तो उसकी इंटरव्यू मेरी अप्रैल में थी, हम्म। अप्रैल 2021, ट्वेंटी जो ट्वेंटी इलाहाबाद में थी। तो मैं इसमें रिकमेंड हो गया। और जैसे ही मैं रिकमेंड हुआ, मेरे मेडिकल्स हुए, और मैं उसके बाद ही वापस अपने शहर आ रहा था, तो बीच में मैं रुक गया पटना में। पटना में मेरा एग्जाम था 2-3 दिन बाद, एनडीए 147 का रिटर्न। मैंने सोचा हम्म। जब आ ही रहा हूँ तो इसका रिटर्न दे ही देता हूँ। तो मैंने हम्म। आया, इसका रिटर्न दिया, और इसकी मेरिट लिस्ट 146 की मेरिट लिस्ट आने से पहले ही 147 की रिटर्न की रिजल्ट आ गई। तो मैं वो भी क्वालिफाई कर चुका हूँ। अच्छा।
और इसके अलावा मैंने एक टेक्निकल एंट्री दिया था, बट मैं इसको रियली काउंट नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज यू आर नॉट knowing actual thing about यूपीएससी एंड नॉन यूपीएससी एंट्री unless you go there. जब मैं वहां गया तब मुझे मालूम चला कि नॉन यूपीएससी एंट्री में चांसेस बहुत कम होते हैं, और वो वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो असेसिंग पावर होता है वो थोड़ा बहुत डिसमेंटल हो जाता है, मतलब कि बहुत सारे पोटेंशियल कैंडिडेट पार नहीं कर पाते हैं टेक्निकल एंट्री के लिए, मैं कहूंगा ये बात। बट काफी लोग करते भी हैं, तो ठीक है। मतलब जो जाएगा वहाँ उसे ही पता चलेगा। हाँ, जो जाएगा उसे वहां चले जाएगा पता। और जो भी फर्स्ट टाइम कैंडिडेट हैं, जैसे कि जो पहली बार एसएसबी देने के लिए जाएंगे, तो उनके लिए यही रिकमेंडेशन है कि अगर उनके पास एनडीए के अटेम्प्ट्स हैं तो वो एनडीए की एसएसबी पहले जाए और कोशिश करे कि उसमें हो जाए उनका, और उसी में कंटिन्यू करें। टेक्निकल एंट्री में अगर वो पहले जाते हैं तो मोस्टली चांसेस बनते हैं उनके स्क्रीन आउट होने के। तो ये एक उनके क्या बोलते हैं, बैकलॉग टाइप के लग जाते हैं। हाँ, और वो जब फॉर्म फिल करते हैं उस वक्त वो फिल करना पड़ता है ना कितनी एंट्रीज दी है, हाँ उस पे वो बिल्कुल, एक पीआईक्यू में हमें ऐड हो फिल जाता है, करना यस पड़ता है। पीआईक्यू में। हाँ, हाँ। और जो रिटर्न के लिए आपने कब प्रिपरेशन स्टार्ट की, मतलब जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो, और उसके साथ साथ अच्छा, आपकी क्या पढ़ाई चल रही थी उस वक्त, तो वो सारा आपने कैसे एडजस्ट किया, किस तरह से ओके प्रिपरेशन की, ओके कौन से बुक्स यूज की, ये सारी चीजें इन शॉर्ट। ओके। तो जैसे कि मैं इन शॉर्ट में बताऊंगा, 11th मैंने नॉर्मली अपना बोर्ड्स पे मैंने फोकस किया 11th का। फिर मैंने जब 12th में ज्वाइन किया अपने स्कूल, तो मैं स्कूल में कंटिन्यू अपनी स्कूल कंटिन्यू कर रहा था, तो मैंने फिर उसके बाद एनडीए का फॉर्म भरा। तो लगभग एग्जाम से 17 दिन पहले मुझे याद आया कि मैंने एनडीए का फॉर्म भरा है। मुझे याद था, बट एक होता है ना कि हाँ अब एडमिट कार्ड आ गई है, अब मुझे जाके एग्जाम देना है। तो मैंने सोचा, तो उससे पहले मैंने एनडीए के क्वेश्चंस देखे थे, तो मुझे लग गया था कि यार ये बन जाएंगे सारे। तो फिर उस एक्चुअली उस टाइम में मैं जेई की प्रिपरेशन भी कर रहा था, तो मुझे मैथ्स काफी इजी लग रहा था एनडीए का, तो मुझे लगा यार डिसेंट है, इजी है, बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एनडीए एग्जाम हमारा नवंबर में था शायद, हाँ नवंबर या सितंबर में था, 2019 में। हाँ। तो मैंने उस टाइम में फिर हाँ, तो उस टाइम में मैंने लगभग 17 डेज पहले अपने एक दोस्त के घर गया। मैं उसके उसके घर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक उठा ले आया। उसने कहा कि भाई मेरा हो गया है, तू ले जा, तू कुछ नहीं किया तो पढ़ ले। तो मैं ले आया उस बुक को, और लगभग एग्जाम से 3 दिन पहले मैंने स्टार्ट किया। मैं लिटरली ये बताऊंगा कि मैंने एनडीए की स्पेशल जो मैंने मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर बनाओ, वो मैंने एग्जाम से 3 दिन पहले बनाई थी। 3 दिन में मुश्किल से मैंने पाँच पाँच या छः प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बनाए होंगे। और जो भी मेरा मैथ्स था वो जेई के बेसिस पे था। इंग्लिश तो थोड़ी बहुत आती ही थी, तो उसको मैंने बाहर से कहीं कुछ किया नहीं। तो फिर मैंने उसका रिटर्न दिया। तो रिटर्न में मोस्टली मुझे लग रहा था कि चांसेस कम है, बट फिर भी एक डिसेंट स्कोर आया, मैं कट ऑफ पार कर पाया, जो कि मेरा 383 मार्क्स था फर्स्ट रिटर्न में, एंड इवन 44 की रिटर्न में थ्री। जब जब मैंने ये स्टैटिस्टिक्स देखा कि लगभग 4 से 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, और उसमें से सिर्फ 8,000 लोग कट ऑफ पार कर पाए हैं, मतलब कि 350 और 360 स्कोर करना भी एक मुश्किल बात हो जाती है काफी जगह। तो मुझे लगा कि नहीं, 383 भी एक डिसेंट स्कोर है, लेकिन मुझे लगा था कि मैं और स्कोर कर सकता हूँ। एक्चुअली उस टाइम में हमारा काफी सिलेबस कंप्लीट भी नहीं हुआ होता है, 12th आप कंप्लीट किए हुए नहीं होते हो। लास्ट के चैप्टर्स जैसे कि वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी, ये सब छूट जाती हैं, तो आप कम स्कोर कर पाते हो। तो फिर बाद में वो सारी चीजें जब क्लियर हो गई, तो 145 और 146 का रिटर्न दिया मैंने। उसी की बेसिस पे ज्यादा प्रिपरेशन भी नहीं, बस 4-5 मॉक टेस्ट बनाया मैंने, और फिर ऑल क्लियर था, तो 505 ऐसा। तो इतने मतलब कम समय में प्रिपेयर करके भी पास हो हाँ, गए आप। ये कम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी की जो स्ट्रेटजी थी वो सिमिलर ही थी उसके बाद की जो रिटर्न के अटेम्प्ट थे। बाकी स्ट्रेटेजी जैसे कि मैंने मैथ्स के लिए स्पेशली बताऊंगा कि मैंने जेई फॉलो कर रहा था मैं। हम्म। तो मैथ्स में 300 में से 200 स्कोर करना इजी था, तो वो तो हो हम्म। गया। बचा आपका सेकेंड पेपर है, जीएटी। जीएटी में सबसे बड़ा स्कोर आप देख लो इसका, इंग्लिश का। इंग्लिश। तो अगर आप किसी भी कॉम, अब जैसे हम लोग बैकग्राउंड, हम लोग हमारा सिविलियन बैकग्राउंड था, तो कॉन्वेंट स्कूल में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे। तो हम्म। ठीक है, इंग्लिश आपकी इतनी इंप्रूव हो जाती है कि आप 50 में से एटलीस्ट 35 to 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेके आओ और वो सही हो। तो मैंने वही काम किया। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री तो इजी थी, मतलब लगभग 10th लेवल की क्वेश्चंस थी, काफी इजी, हम्म। मतलब आई से क्वेश्चन, ईयर से क्वेश्चन, लेंस से क्वेश्चन, जो नॉर्मल बच्चे बनाते हैं आजकल के। आजकल वो 7 क्लास 8 क्लास वाले वेलोसिटी बच्चे पे बना रहे हैं वो। डिपेंडेंट मोशन हाँ वाला। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थोड़े बहुत ग्राफ हल्का फुल्का एक या दो पूछते हैं वो लोग, बस ये सारे क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री वहां से उठा लेता हूँ। और करंट अफेयर्स तो मैं कर ही रहा था, मतलब रिटर्न के लिए भी हो रहा था वो, और वो करंट अफेयर मेरे एसएसबी इंटरव्यू के लिए भी हो रहा था।
मैंने एक और स्ट्रेटेजी ये फॉलो की कि मुझे नेगेटिव कम करना है, पहली बात। जी। नेगेटिव मार्किंग जो है मुझे वो कम करना है, पहला स्ट्रेटेजी ये थी। दूसरी स्ट्रेटेजी उसमें ही ये थी कि मुझे जो क्वेश्चन नहीं आते हैं मैं उनको टच भी नहीं करूंगा, ठीक है। वो ऐसा इसलिए कि आप देख सकते हो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये हमारा बैकग्राउंड 10 तक था, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े अच्छे आते हैं। बट हम लोग 2 साल से पीसीएम पढ़ रहे थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सोशल स्टडीज से कुछ लेना देना था नहीं। तो जो क्वेश्चंस फॉर श्योर आ रहे थे हमने उसी को टच किया, और जो फॉर श्योर नहीं आ रहे थे उनको गलती से भी टच नहीं किया ताकि नेगेटिव कम जाए। तो ये सिर्फ स्ट्रैटेजी मिला के फिर 505 स्कोर। और वो जो आप बोले ना कि टच नहीं करना है क्वेश्चंस को, तो उससे टाइम भी बहुत सेव होता है बाकी के क्वेश्चंस के लिए। हाँ, टाइम भी काफी सेव होता है। मैं आपको बताऊंगा, मैं जब NDA 146 से रिकमेंड होके आया, मेडिकल्स हो गए थे, उसके बाद मैं पटना में 2 दिन रुका और मैंने संडे को जाके 147 का रिटर्न दिया। तो मैथ्स में तो पूरा टाइम यूज होता है, मैथ्स से पूरा टाइम यूज किया। तो जब मैं दूसरा पेपर दे रहा था, जीईटी का पेपर, तो मैं जीईटी के पेपर में 45 मिनट्स में सो गया था, जो एग्जाम के हॉल में ही। मतलब मैंने कर लिया था, मुझे मालूम है कि मैंने 150 में से 95 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट ले लिए हैं, जिसमें कि ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चन तो सिर्फ सही होंगे ही। अब मैं वहां पे हल्की हल्की देर सो गया, तो मैम आती हैं, मैम उठाती हैं, कहती हैं ऐसे निकलेगा तुम्हारा रिटर्न, ऐसे दोगे इंटरव्यू। अब मैं उनको क्या कहता, मैं हाँ हाँ, तो मैंने सॉरी मैम, अब से ऐसा नहीं होगा। तो मैं फिर वापस से फिर मैं जगा था, तब तक तो एग्जाम फिर खत्म हो गया 10-15 मिनट बाद। और फिर जब मैंने रिजल्ट चेक किया 147 का, तो मैं जिस सेंटर पे था वहां से मुश्किल से 2 या 3 लोग ही रिटर्न क्वालिफाई कर पाए थे। ऐसा। तो उसके बाद जब रिटर्न क्लियर किया आपने फर्स्ट टाइम या फिर सेकंड टाइम, तो उसके बाद एसएसबी के लिए किस तरह से, मतलब एसएसबी का के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन मिली और किस तरह से स्टार्ट किया प्रिपरेशन? देखिए, सबसे पहली बात एसएसबी की प्रिपरेशन जो मैंने स्टार्ट की, वो सबसे पहले मेरे एक टीचर हैं, सौरभ सर नाम है उनका। वो मेरे कंप्यूटर के टीचर थे, तो उनकी भी कभी ख्वाहिश थी कि वो भी एसएसबी जाए। तो उन्होंने उनको जैसे मालूम चला कि मैं एसएसबी मेरी इंटरव्यू आने वाली है, तो उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया। तो उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया और लगभग 2 घंटे में मुझे एसएसबी का बेसिक पूरा बता दिया कि यहाँ यहाँ से तुम्हें यहाँ यहाँ चीजें करनी है, अब तुम्हें खुद करना होगा ये सब कुछ। तो फर्स्ट टाइम मैंने स्टार्ट ऐसे किया था एसएसबी के लिए। तो उसके बाद में फिर ऑनलाइन आर्टिकल्स, ऑनलाइन पोर्टल्स पे जाकर के, वो यूट्यूब पे बहुत सारे पोर्टल्स हैं ऐसे, तो वहाँ वहाँ जाके उसकी वीडियोस देख करके प्रिपेयर कर रहा था खुद को। फिर मैं 144 के एसएसबी के लिए गया जुलाई में। तो कॉन्फ्रेंस आउट तो हुआ, बट काफी कुछ सीखने को मिला उधर। जैसे कि आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अल्ट्रा लेवल हाई पे होना चाहिए। मीन्स अगर आप ऐसा समझ लो कि आप डिस्ट्रिक्ट में एक आ रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि आप सब कुछ कर सकते हो। कुछ नहीं भी जान रहे हो तो आप उसको बोल्डली कह सकते हो कि हाँ, ये मैं नहीं जान रहा हूँ, बट मैं ये सीख लूंगा, वैसा कॉन्फिडेंस। तो ये सारी चीजें सीखने को मिली। फिर 145 की इंटरव्यू दिया, तो उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हल्का सा डाउन हो जाता है यार, पहली बार आए, दोबारा नहीं हुआ। बट फिर भी मैंने फिर हैंडल किया उस चीज को। मैं उसके बाद एक्चुअली मैं बनारस चला गया था बीच में। मैंने 145 का कॉन्फ्रेंस आउट हुआ 145 के लिए दिसंबर में। उसके बाद मैं बनारस गया वहाँ पे। तो वो काफी एक स्पिरिचुअल प्लेस है, आपको काफी कुछ सेल्फ रियलाइजेशन होता है। लगभग 3 शाम वहाँ पे रहा मैं। तो वहाँ पे काफी सोचने का मौका मिला, मतलब वहाँ पे काफी कुछ सोचने का मौका मिला। तो उसके जस्ट बाद ही मेरी जनवरी में बीटेक नेवी की एक एसएसबी थी। तो मैंने कहा ना, मैं बनारस में सोच रहा था कि मैं सिर्फ रियलाइज करूँ कि क्या क्या चीजें में कमी रह गई है, किसको इम्प्रूव करना है। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बीटेक एंट्री की नेवी वाली जो इंटरव्यू थी उसको मैं स्किप कर दूँ। और वो मैंने स्किप कर ही दी। तो उसके बाद मैंने अच्छे से टाइम दिया, लगभग 2-3 महीने के आसपास। उसके बाद फिर मेरी अप्रैल में इंटरव्यू थी। और अप्रैल में जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मुझे साहिल भाई ने भी काफी हेल्प किया था। और साहिल खान। उसने काफी लगभग, हाँ, साहिल खान ने, उसने 7 डेज के अंदर में ही लगभग हर रोज 2-2 घंटे करके इंटरव्यू उसने लिया मेरा। और उस इंटरव्यू में उसने पूरा डीप किया, मतलब वो जितना डीप जा सकता था क्वेश्चंस में, मतलब क्रॉस क्वेश्चंस हम लोग से किया जाता है, वो क्रॉस क्वेश्चंस ने बहुत सारे किए। तो उससे क्या होता है ना, आपका एक रेसिस्टेंस क्रिएट हो जाता है कि अगर सामने वाला कितना भी क्रॉस क्वेश्चंस कर रहा है, आप सही जवाब दे रहे हो, आप प्रेशर को हैंडल कर पा रहे हो, आप अपने पोजीशन पे बने हुए हो। तो ये सारी चीजें भी हेल्प की हैं। और पेरेंट्स का सब सपोर्ट तो था ही है, पहले भी था, अभी भी है, और उस टाइम भी था।
तो ये सारी चीजें फिर कंबाइंड फैक्टर थी इस रिकमेंडेशन को लेके। और आपने कोई कोचिंग वगैरह नहीं की दोनों के लिए भी, रिटर्न और एसएसबी? नहीं, मैं कहीं पे फिजिकल जाके मैंने कोचिंग नहीं की है। मैंने फिजिकल, मैंने जो भी किया ऑनलाइन किया है बस। तो ऑनलाइन ऑनलाइन घर कोचिंग पे किया ही आपने? प्रैक्टिस किया है। हाँ, ऑनलाइन कोचिंग ऐसे नहीं कह सकते, बट हाँ कोर्सेज मैंने ली थी, बट इफेक्टिव जो मैंने देखा कि मैं जो रिसर्च करके कर रहा था वो ज्यादा इफेक्टिव थी, और मेरा जो सेल्फ एक्सपीरियंस था भोपाल में 2 बार, वो ज्यादा इफेक्टिव थी मेरे लिए, हम्म। इसलिए मैं उनको ही काउंट करता हूँ। और जैसा आपने कहा मतलब लास्ट इंटरव्यू में कि आपने 7 दिन में ही प्रिपेयर किया था पर्सनल किस चीज के इंटरव्यू लिए? के लिए। पर्सनल लास्ट। इंटरव्यू के लिए, हाँ। हाँ, लास्ट। हम्म। तो उसमें ये था कि जैसे कि पर्सनल क्वेश्चन ही हैं, तो उसमें पूरा कंप्लीटली डीप जा रहा था कि आपको कहाँ तक बोलना है, कहाँ तक नहीं बोलना है, कहाँ आपको वर्ड्स को नाप तौल के बोलना होता है इंटरव्यू में। एसएसबी इंटरव्यू में ऐसा है कि वो आपके किसी एक वर्ड को लेके बहुत बड़ा हाइप क्रिएट कर सकता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर। हम्म। तो आपको काफी कुछ सीखना होता है उसमें। फिर उस टाइम में हॉबीज एंड इंटरेस्ट भी काफी डेवलप किया था मैंने, और अभी भी कंटिन्यू है वो सारी चीजें। तो वो एक प्लस पॉइंट था हम लोग के लिए। हम्म। तो जो पीपीडीटी वगैरह जो फर्स्ट डे, उसके लिए आपने कैसे हम्म। प्रिपेयर किया स्क्रीनिंग के लिए? स्क्रीनिंग के लिए जो पहला टेस्ट होता है ओआईआर तो होता ही है। तो हम्म। एक्चुअली मैंने बचपन में ही काफी सारे रीजनिंग क्वेश्चंस ट्राई किए थे। अच्छा। जैसे कि मैंने नवोदय का एग्जाम दिया था, जो होता है नवोदय का एग्जाम, तो उस हम्म। एग्जाम में मैंने क्वालिफाई किया था। तो रीजनिंग क्वेश्चन तो मैंने बनाए थे वहां पे ही। और मैंने सैनिक स्कूल के लिए भी प्रिपेयर मैं कर रहा था, बट किसी वजह से मैं एग्जाम नहीं दे पाया, तो वो छूट गया मेरे से। तो हम्म। उस टाइम भी मैंने रीजनिंग क्वेश्चंस हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गए, और जितने भी रीजनिंग क्वेश्चंस आप बनाते हैं, फैक्ट फिगर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने बनाए थे। तो रीजनिंग क्वेश्चंस आसान थे करने के लिए। हम्म। ऑलमोस्ट 50 में से 45 स्कोर कर जाता था मैं, तो वैसा कोई इशू नहीं था। दूसरा जो हमारा मेन था पीपीडीटी, जो आप कहते हो, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, मैं ऑनलाइन ही आर्टिकल से जाके पिक्चर देखता था और अपनी स्टोरी लिखता था, और उस स्टोरी को बाकी लोगों की स्टोरी से मैच करके देखता था कि उन्होंने क्या लिखा, मैं क्या लिख रहा हूँ। तो इससे आपको हम्म। एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि आप जो लिख रहे हो वो उनके इक्विवेलेंट है या नहीं, हम्म। उस लेवल का है या नहीं। रही बात नरेशन का पार्ट, तो स्कूल में काफी सारे इवेंट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया था। वो एंकरिंग हो गया या स्कूल असेंबली हो गया, तो उससे आपका नरेशन अच्छा बिल्डअप हो जाता है। रहा बात ग्रुप डिस्कशन का, तो जैसा मैंने कहा कि डिबेट्स में पार्टिसिपेट मैंने किया हुआ था, फिर क्लास में एक्टिव था, तो डिबेट्स में कर पा रहा था अच्छे से। तो उसी तरह मैं एक्चुअली ग्रुप डिस्कशन डिबेट अलग अलग होता है, बट आप एक ये समझ पाते हो कि आप हम्म। 10 लोगों के बीच में बोल सकते हो या नहीं। तो वो सारी कॉन्फिडेंस वहां से बिल्डअप थी ऑलरेडी, तो हम्म। हो गया वहां से। तो स्क्रीनिंग होना आसान था, लिटरली। कॉन्फिडेंस मैटर करता है स्क्रीनिंग के वक्त। हाँ, कॉन्फिडेंस मैटर करता है, ये सही बात है। और उसके बाद जब साइक में आपने कैसा परफॉर्म किया, मतलब उसके लिए प्रिपेयर भी कैसा किया, और उस वक्त मतलब रियल टाइम में कैसा होता है, आपके ऊपर स्ट्रेस बहुत होता है उस टाइम क्योंकि टाइम कम देते हैं, तो उस वक्त किस तरह से आपने? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मैंने बुक्स को फॉलो की हैं मैंने, जैसे कि एसएसबी की क्रैक इंटरव्यू की कुछ बुक्स आती हैं, तो उस बुक्स हम्म। में काफी सारे आपके सैम्पल पिक्चर्स होते हैं। तो हम्म। मैं बुक को ऑलरेडी फॉलो कर ही रहा था। तो फिर मैंने घर पे ही अपना टाइम लिमिट सेट किया। मैं टाइमर लगा देता था कि 30 सेकंड की जगह मैं 20 सेकंड में मैं पिक्चर देखता था, और 4 मिनट में मैं स्टोरी लिखने की कोशिश करता था। तो उस स्टोरी को मैंने काफी बार लिखा है। वो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में और थर्ड अटेम्प्ट में लगभग मैंने 100+ स्टोरीज तो लिखी होंगी अभी तक टोटल। घर पे मैंने प्रैक्टिस की थी। और रही बात वैट की, तो वैट के लिए भी मैंने उसी तरह टाइमर लगा करके मैंने प्रिपेयर कर रहा था, और खुद को, और बाद प्रिपेयर लिखने के बाद मैं खुद से एसेस करता था उसको कि मैंने जो वैट में अपने सेंटेंस बनाए हैं वो मुझे मेरे सेंटेंस अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। हम्म। तो 60 वैट में स्कोर मेरा 30 से स्टार्ट हुआ था। हम्म। 60 सेंटेंस मैंने लिखे थे और मुझे 30 ही अच्छे लग रहे थे। हम्म। धीरे धीरे फिर वो इंक्रीज हुआ 35, फिर 40 पे, फिर 45 पे, यहाँ तक फिर डिसेंट जाने लगा। हम्म। फिर रहा बात सिचुएशन रिएक्शन का टेस्ट, वो तो आप सिंपल है कि आप खुद को आप उस पोजीशन में रख लो और आप एज्यूम करो। काफी हम्म। लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, आप यही थिंकिंग कर लो यार, काफी अच्छा है। फिर हाँ दूसरा सेल्फ मतलब डिस्क्रिप्शन बहुत से टेस्ट। लोग बाहर से मतलब बाहर से अज्यूम करते कि ऊपर से देख रहे हैं तब कैसे रिएक्ट करेंगे, बल्कि आपको अंदर हाँ, से करना है मतलब। अंदर से जाना होता है। हम्म। ऐसा है। और दूसरा फिर आपका लास्ट वाला सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, हम्म। तो उसमें पेरेंट्स ओपिनियन। तो ये तो जनरली मैं जान भी रहा था, बट मैंने फिर भी अपने फादर मदर से बात की, तो उन्होंने जो थोड़ा बहुत बताया मैंने हम्म। उसको फिर फॉलो किया।
रही बात दोस्तों से, मैंने डायरेक्ट पूछ लिया, सर बताओ ये दोस्तों, बताओ यार क्या क्या कैसा सोचते हो। मैंने एग्जैक्टली वो सब लिखा। फिर टीचर्स तो मैं जान ही रहा था, मैंने कुछ टीचर से पूछा भी। तो मैं 3 चीज प्रिपेयर करके गया था एसडी में, पेरेंट्स, फ्रेंड्स और टीचर्स ओपिनियन। ये मैं प्रिपेयर करके गया हुआ था, बट ये जो खुद का ओपिनियन हो वहाँ लिखना होता है, और एम इन लाइफ, ये मैंने एट द पॉइंट, टू द पॉइंट, ऑन द स्पॉट लिखा है वहाँ पे। अच्छा। तो टू द पॉइंट जो मैंने स्पॉट पे लिखा है वो मेरे इंटरव्यू में मुझे हेल्प की। मैंने मैंने 10 बजे के आसपास अपना एसडी दिया है, 12 बजे के आसपास मेरा इंटरव्यू हुआ है। तो उस चीज को मेंटेन कर पा रहा था। तो मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट है कि जिसमें आपको लगता है साइक टेस्ट में आप कम पड़ गए, या फिर मतलब और दे सकते थे? बिल्कुल। हाँ, मैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में और दे सकता था, जैसे कि लेकिन मैं इस बात से भी खुश हूँ कि मैंने क्वालिटी मेंटेन की है। मेरी क्वांटिटी कम थी, 60 में से मैंने 48 ही शायद बनाए थे, बट मैंने सोचा कि एटलीस्ट 55 तो बनाऊंगा ही। बट मैं इस बात से खुश हूँ कि मैंने क्वालिटी मेंटेन की। तो मुझे यहाँ लगा था कि बाद में इस बारे में चर्चा कॉन्फ्रेंस में हुई थी। कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूछा कि साइक में कौन सा अच्छा गया है, कौन सा, उन्होंने पूछी थी ये बातें। तो मैंने उन्हें कहा कि सर एसआरटी मेरी अच्छी गई है, बट क्योंकि मैंने क्वालिटी इसमें मेंटेन की है। लास्ट टाइम जब मैं 145 के इंटरव्यू के लिए गया था, जब तुम मेरे साथ थे वहां पे, तो मैंने वहां पे सिचुएशन रिएक्शन में 60 में से 60 करके आया था। तो वहां पे क्वांटिटी आ गई थी, बट क्वांटिटी क्वालिटी में। नहीं थी। बट हाँ, तो इस बार क्वालिटी मैंने मैटर करवाई, तो बेनिफिट रहा उस चीज का। और जैसा आपने कहा पर्सनल इंटरव्यू का आपने साहिल के साथ प्रिपेयर किया, तो वो हो प्रिपेयर गया। किया। तो ऐसी कौन सी हाईलाइटेड चीज़ है कि जो इंटरव्यू के वक्त आपके साथ हुई, ऐसे कौन से क्वेश्चंस है जिसमें आप कम पड़ गए या फिर आपको मतलब स्टक हो गए उस वक्त? हाँ और बिल्कुल। ऐसी कौन सी चीज़ है कि सबसे जिसके वजह से ऐसा लगता है आपको कि आपने मतलब ये टर्निंग पॉइंट था अभी इंटरव्यू का? हाँ, सबसे पहली बात कि जो इंटरव्यू में उन्होंने सबसे पहले ये पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन है, फेवरेट टीचर कौन है। तो मैंने फिजिक्स में नाम लिया, फिजिक्स में। तो उन्होंने पूछा कि फिजिक्स में सबसे आपका फेवरेट टॉपिक। लोग काफी काफी टॉपिक बोलते हैं, मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला, जो कि एक काफी वास्ट टॉपिक है। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मालूम होना चाहिए, आपको मैग्नेटिज्म मालूम होना चाहिए, उसके बाद ही आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ सकते हो। उसके लिए आपको इंडक्शन भी अल्टरनेटिव पता करंट का होना चैप्टर मालूम, चाहिए। इंडक्शन मालूम होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैंने जब ये चैप्टर का नाम लिया, तो वो कहते हैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर कि ये चैप्टर तो काफी हार्ड है और काफी कम लोग चुनते हैं। तो मुझे ये लगा कि यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है। तो उन्होंने कहा, तो मैंने उनसे कहा कि सर आप कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो इससे। तो अच्छा। उन्होंने काफी कोशिश की कि मुझे क्वेश्चंस में उलझाने की। मतलब मैंने जो आंसर बोला वो मुझे गलत करने की कोशिश कर रहे थे, और मुझे अपने पोजीशन से हटाने की कोशिश कर रहे थे। बट मैं वहाँ बना रहा, और लास्टली उन्होंने माना कि ये आंसर सही है। फिर उन्होंने बीच में कुछ क्वेश्चन किए, जैसे कि जो बाइडेन और ये ट्रम्प का इशू, करंट अफेयर्स को लेके। मैं वहां पे हल्का सा मिस्टेक क्या कर गया कि मैंने दोनों को एक दूसरे की पार्टी से बता दिया, उल्टा पार्टी मैंने बता दिया कि जो बाइडेन इससे है और ये उससे रिपब्लिकन से है। और ये हाँ, डेमोक्रेट। ये मुझे रियलाइज थोड़ी देर बाद हुआ, बट तब तक ये क्वेश्चन निकल चुका था। तो यहाँ पे मैं स्ट्रक हुआ था। और तीसरी बात ये कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन पूछा था। जब उन्होंने लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा था, तब मुझे लग गया था कि चांसेस काफी बनते हैं। तो ये पहली बार मैंने जो 3 एसएसबी दी हैं एनडीए के लिए स्पेसिफिकली, तो ये 146 की ऐसी एसएसबी थी जिसमें कि सेकंड अटेम्प्ट में ही मुझे सॉरी सेकंड डे ही मुझे मालूम चल गया था कि मैं रिकमेंड हो सकता हूँ, चांसेस पूरे हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट मुझे लग रहा था कि। और फिर बाद में ये भी इंटरव्यू में ये सारी चीजें थी कि मैं एक डिसेंट स्माइल, एक पेशेंस वाली स्माइल जो होती है, जो मुझे रियलाइज हो रही थी। जो मैंने कहा ना कि मैं बनारस गया था, तो वहाँ पे काफी पेशेंस आपको मिलता है, आप काफी कुछ सोचते हो, उसके बाद आप काम डाउन होते हो। तो ये कामनेस फेस पे वहाँ दिख रही थी मेरी। और उन्होंने पूछा भी था कि 145 की इंटरव्यू के बाद कैसे खुद को एनालाइज किया, प्रिपेयर किया। तो मैंने पूरी बनारस की कहानी उन्हें सुना दी। सर ऐसी ऐसी कहानी है, आप सुन लो। और ये पेशेंस वहीं से आया है, कामनेस वहीं से आया है, जो मेरे फेस पे दिख रहा है आपको, और उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। आपको लेना है तो ले लो, नहीं लेना है कोई बात नहीं सर। सही है। और उसके बाद जो जीटीओ था, तो उसमें किस तरह से आपकी एक्टिविटीज हुई, और उसके लिए आप मतलब किस तरह से आपने प्रिपेयर किया? जीटीओ के लिए जैसे कि मैंने 2 चीजों में जीटीओ को बांटा था खुद के लिए। पहला ये कि जो बैठने वाले टास्क हैं या आराम वाले टास्क हैं वो हो गए, आपकी जीडी हो गई, जीपी हो गई आपकी, फिर लेक्चरेट हो गई। दूसरी जो आपके टास्क हैं जो आप ग्राउंड में जाके परफॉर्म करते हो।
तो जो लेक्चरेट वाला पार्ट था, जीडी का पार्ट था, जीपी का पार्ट था, तो लेक्चरेट और जीडी तो आपके करंट अफेयर्स पे बेसिकली आते ही हैं। मेरे को लेक्चरेट में इंडिया यूएस रिलेशन आया था, उस टाइम में चिनूक आया था, ये आया था, बहुत कुछ आया था, तो बहुत कुछ बोलने को था उस पर, तो एक अच्छा लेक्चरेट में दे पाया वहाँ पे। फिर जीडी में 2-3 टॉपिक थी, फूड इंफॉर्मेशन था, कुछ जॉब्स को लेके क्वेश्चन, कुछ जॉब्स को लेके टॉपिक थे, तो उनको डिस्कस में कर पाया। जीपी में एक प्लस पॉइंट मुझे वो हल्का सा लगा, अब हो भी सकता नहीं भी, बट जीपी में जब हमने अपना डिसीजन लिया कि हमें ये काम ऐसे ऐसे करना है, तो अब नरेशन का वक्त आया, जो नरेशन ग्रुप में से कोई एक लड़का करता है। तो उस नरेशन के वक्त में हमें डिसाइड करना होता कि कौन करेगा। तो मैंने रैंडमली ऐसे अपना हाथ उठाया और एक लड़के ने हाथ उठाया, तो 2 बंदे ने मुझे सिलेक्ट किया, 2 बंदे ने मुझे सिलेक्ट और दूसरे को सिलेक्ट किया। बाद में हम सब ने मिलके उस बंदे को सिलेक्ट किया कि तुम बोलो। लेकिन अब वो बोलने वाला ही होता है कि उस बंदे ने वापस मुझे सिलेक्ट कर दिया कि अब तुम बोलो। अच्छा। तो हाँ, तो मुझे लगा कि ये अपना वो जो है चांस क्यों लूज कर रहा है, बट मैंने ये सोचा ठीक है, चांस मुझे मिल गया है, तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और इसको मैं परफॉर्म करता हूँ। तो मैंने वहां पे फिर उसको जीपी में परफॉर्म किया, नरेशन दिया मैंने। उसके बाद जितने भी ग्राउंड टास्क थे, तो कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो कि फिजिकल फिटनेस आपका खोजते हैं, जिसमें कि आपका ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस है और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल है। तो इस फिजिकल वर्कआउट के लिए मैंने सुबह में वर्कआउट किया है अपने काफी सीनियर्स के साथ। उन्होंने काफी कुछ चीजों में मुझे ट्रेन किया है, वो आपका रनिंग हो गया, पुशअप्स हो गया, या वॉलीबॉल हो गया। मेरे सीनियर हैं कौशिक भैया लोग हैं, उसके बाद फिर आर्यन भैया, दिव्यांशु भैया, ये लोग भैया, इन और भी ग्रुप्स में लोग हैं, इन सबके साथ मिलके मैंने फिजिकल वर्कआउट अपने आप को प्रिपेयर किया था। और रही बात कि आपकी जो पीजीटी होती है, एचजीटी होती है, एफजीटी होती है और कमांड टास्क होती है, उसके लिए मुझे बस एक मोटो मेरे माइंड में ये था कि मुझे ग्रुप को साथ लेके चलना है, ग्रुप की हेल्प करते हुए जाना है। ऐसा नहीं कि आप ज्यादा वहाँ आउट परफॉर्म कर रहे हो या ज्यादा इन परफॉर्म कर रहे हो, ऐसा भी नहीं कि आप किसी और को आगे नहीं जाने दे रहे हो। अगर आपको आइडियाज आ रहे हैं तो आप बताओ उसे, आइडियाज नहीं आ रहे हैं तो आप दूसरे से पूछ सकते हो, दूसरे से हेल्प ले सकते हो। वहाँ पे हेल्प लेना गलत चीज नहीं है, आप दूसरों की हेल्प भी करो और हेल्प लो भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे मैंने वहाँ परफॉर्म किया। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कॉन्फ्रेंस की बात। कॉन्फ्रेंस जब हमारा ये सब कुछ खत्म हुआ, तो उसके बाद कॉन्फ्रेंस की बात आई। कॉन्फ्रेंस जिस दिन थी, तो हम लोग 26 बंदे थे, 26 बंदे हम लोग स्क्रीन इन हुए थे 65 लड़कों में से। 65 लड़के आए, उसमें से सिर्फ 26 ही स्क्रीन इन हो पाए। तो 26, तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस स्टार्ट किया उल्टा, 26-1। था ना वो? तो हाँ, इलाहाबाद में 11 एसएसबी ने ऐसा किया कि उन्होंने कॉन्फ्रेंस उल्टा स्टार्ट किया। होता है, काफी जगह भी ऐसा होता है, काफी जगह सीधा भी होता है, तो ठीक है। तो उन्होंने स्टार्ट किया, तो 26 से होते हुए मैं 22 था, मैं 22 चेस्ट नंबर था। तो मेरी कॉन्फ्रेंस से पहले जो डिस्कशन कम से कम 15 से 20 मिनट चली। तो मुझे लग गया था कि मैं बॉर्डर लाइन के आसपास जरूर हूँ, तो मुझे कॉन्फ्रेंस में भी परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो मैं फिर कॉन्फ्रेंस में गया। कॉन्फ्रेंस में कमांडेंट बैठे थे और भी सारे ऑफिसर्स, कर्नल लोग थे, लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर लोग बैठे हुए थे। तो मैं गया, वहाँ बैठा। मुझे बात श्योर था कि ये लोग यहाँ पे भी प्रेशर क्रिएट श्योर करेंगे। तो कमांडेंट जितनी भी क्वेश्चंस मुझसे कर रहे थे, हर क्वेश्चन का जब मैं जवाब दे रहा था, आसपास जितने भी ऑफिसर थे वो कुछ ना कुछ लिख रहे थे। मैं ये समझ गया कि ये लोग जानबूझ के मुझ पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि इसका ध्यान इधर उधर भटके और ये जवाब देने में जवाब इस तरह नहीं दे पाए, या इसका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाए यहाँ पे, ऐसा। तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस में भी 2-3 क्वेश्चंस, 4-5 क्वेश्चंस किए मेरे से। कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स से रिलेटेड थे वहाँ पे भी। और जैसे मैंने बताया नहीं, मैंने इंटरव्यू में कह दिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मेरा फेवरेट टॉपिक है, फिजिक्स मेरी बेस्ट सब्जेक्ट है। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में 2-3 क्वेश्चन फिजिक्स के डाल दिए। फिर उसके बाद वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूछा कि अगर तुम्हारा दोस्त, उन्होंने एक सिचुएशन दिया कि तुम्हारा दोस्त यहाँ फंस जाएगा, तुम उसे बाहर कैसे निकालोगे। तो वो जीटीओ का था। उन्होंने वहाँ पे भी पूछ दिया। उनके कमांडेंट के सामने एक पानी का गिलास था, उस ग्लास का तुरंत वॉल्यूम बोल दिया, 10 सेकंड के अंदर वॉल्यूम बताओ इसका। मैंने तुरंत उसकी हाइट 10 मानी, रेडियस 8 माना, कैलकुलेट करके पाई की वैल्यू को 3 के आसपास लेकर के मैंने कैलकुलेट करके बता दिया। तो उन्होंने पूछा कि एजम्पशंस क्या क्या लिए, तो ये सारी चीजें। फिर उन्होंने दोस्तों के बारे में पूछा कि दोस्तों से कैसे हेल्प लेते हो, या कैसे उनसे बात करते हो, ये सारी चीजें, कैसा इंटरेक्शन है तुम्हारा, ये सारी चीजें फिर उन्होंने पूछी। उसके बाद उन्होंने पूछा वही जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, हाउ वाज योर स्टे, हाउ वाज द फूड, यू एंजॉयड और नॉट, ये सारी चीजें करके उन्होंने फिर कहा कि ओके प्रणव, नाउ यू कैन गो। फिर बाद में रिजल्ट अनाउंस हुआ। तो
5 लोग सिलेक्ट हुए 26 में से। तो लास्ट में मेरा ही नाम लिया गया। उन्होंने चेस्ट नंबर 4 से स्टार्ट किया, लास्ट में चेस्ट नंबर 22 कहा। और जैसे कि 26 लोग थे, तो 26 लोग में से 10 लोग पहले ग्रुप में थे, 8 लोग दूसरे ग्रुप में थे, और लास्ट वाले 8 लोग तीसरे ग्रुप में थे। मैं तीसरा ग्रुप का था। 10 में से 1 सिलेक्ट हुआ, दूसरे 8 में से 3 लोग सिलेक्ट हुए, और तीसरे 8 में से एक बंदा जो मैं था जो सिलेक्ट हुआ। ऐसा था। मतलब उस मोमेंट पे आपकी क्या फीलिंग थी जब आपका चेस्ट नंबर? भाई जब नाम लिया, जब चेस्ट नंबर लिया गया वहां पे, चेस्ट नंबर 22, जब रिकमेंडेशन का बात आया भाई, जितने भी कॉन्फ्रेंस आउट थे सारे दिमाग में घूम गए। जितना भी ट्रैवल किया था मैंने, जितने भी एक्सपेंसेस हुए थे, प्रिपरेशन डेज की सुबह शाम जो भी कर रहा था, वो सारी चीजें दिमाग में घूम जाती हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि पेशेंस कामनेस था, तो मैंने अपने आप को पेशेंस होल्ड किया मैंने वहां पे कि नहीं अभी नहीं, अभी मेडिकल्स बाकी हैं, मेरिट लिस्ट भी बाकी है, रुक जाओ। तो मैंने अपनी सेलिब्रेशन को थोड़ा कंट्रोल किया, जो कि अच्छी बात थी कि आप कंट्रोल करके चल रहे हो। क्या लगता है आपको, कोचिंग नेसेसरी है दोनों भी स्टेजेस के लिए? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल का जवाब देना काफी जरूरी है। पहली बात कि मैं कुछ अटेम्प्ट्स को लेके कहूंगा। अगर आपके पास कम अटेम्प्ट्स हैं, 1 या 2 अटेम्प्ट्स ही हैं, तो आप कोचिंग शॉर्टली आप ले लो एक बार। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप किस फील्ड में जा रहे हो, कहाँ वहाँ पे क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है, आप ले लो। अगर आपके पास 3-4 अटेम्प्ट्स हैं, तो आप पहला अटेम्प्ट ना भी लो तो चले आपको। हाँ, आप लेकिन एटलीस्ट आप प्रिपेयर होके जाओ। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोचिंग ना लो और प्रिपेयर होके मत जाओ, लेकिन एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके जाओ, ताकि कुछ ना कुछ आप परफॉर्म करके आओ वहाँ पे। पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप कोचिंग लेते भी हो, डजेंट मैटर आपने आपके पास कितने अटेम्प्ट्स बाकी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोचिंग मटेरियल को अपनी डीएनए में ले आओ। आपका जो डीएनए है, आपका जो अपना सेल्फ है, आप किस तरह लोगों से बात करते हो, कैसा इंटरेक्शन है आपका, नॉर्मल जो आप स्कूल में परफॉर्म करते हो, आपका वो मेंटेन होना चाहिए। उनको वो लोग नहीं चाहिए जो एकदम टॉप पे हो, उनको वो लोग भी नहीं चाहिए जो एकदम बॉटम पे हो। उनको वो लोग चाहिए जो आर्मी के लिए बेस्ट हो। उनको वो चाहिए, द राइट फिट कहते हैं हम लोग उसके लिए। दे डोंट नीड द बेस्ट फिट, दे नीड द राइट फिट। उनको वो लोग चाहिए जो कि राइट है आर्मी के लिए। ऐसा। So we तो have यही कहूंगा कि coaching for only for exposure, not for the getting our हाँ, personality कोचिंग सिर्फ, हाँ, sorted. कोचिंग अगर आप ले रहे हो, तो आपको सिर्फ एक्सपोजर लेना है कि आपको वहाँ पे कैसा कैसा मोमेंट आपको देखने को मिलेगा, क्या 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 process आपको है? वहाँ पे फील करने को मिलेगा। हाँ, बस आप कोचिंग बस इसलिए जाओ वहाँ पे, अगर आप करना चाहते हो तो आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा। ऐसी बात है। और रिटर्न की कोचिंग? रिटर्न की कोचिंग, अगर आप सेल्फ, जैसे कि मैंने सेल्फ स्टडी की थी, तो सेल्फ स्टडी भी किया था मैंने। मुझे स्कूल से गाइडेंस मिलता आ रहा था, टीचर लोग से काफी। मैंने कोचिंग बेसिकली मैथ्स की थी। मैथ्स की मैंने बताया जी विजन जो चेतन सर की कोचिंग है, तो मैं वहाँ पे मैथ्स के लिए बेसिकली जाता था। तो 300 में से 200 स्कोर मैंने वहीं से स्कोर किया है, तो वो तो मैं काउंट करूंगा ही। बट उसके अलावा आप नहीं भी करोगे तो चलता है। जैसे कि बहुत लोग मैंने देखा है पाथ फाइंडर बुक फॉलो करते हैं, ठीक है यार, बट आप 6 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, 6 से आप पढ़ रहे हो, 7 पढ़ रहे हो, 8 पढ़ रहे हो, 9th पढ़ रहे हो, 10th पढ़ रहे हो, आपको कुछ ना कुछ आइडिया तो लग ही जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम से ऑलरेडी बिलोंग कर रहे हो, तो आपको इंग्लिश के लिए कोई खासा प्रिपेयर करने की जरूरत है नहीं। अगर आप नहीं हो तो आप प्रिपेयर जरूर है कि आप कोचिंग लो और उस चीज को करो, कंप्लीट करो। एटलीस्ट 900 में से 400 स्कोर तो करो ही, ताकि मेरिट लिस्ट में आपको कोई दिक्कत ना हो। एक्चुअली हम लोग बोर्ड और प्रीवियस ईयर से भी कर सकते हैं, पर पाथफाइंडर बुक का ये है कि स्पेसिफिक एग्जाम के लिए वो बुक बताती है तुम्हें गाइडेंस। तो इसलिए पाथफाइंडर भी मतलब जरूरी है, अगर जिसको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है तो उससे कर सकता है। सही है, सही है। तो अब आप हमें ये बताइए कि कौन से ऐसे मोमेंट्स थे जो आपने बहुत एंजॉय किए वहाँ पे, मतलब ऐसे फनी मोमेंट्स या फिर एक्सपीरियंसेस आपके। फनी मोमेंट्स तो काफी सारे इलाहाबाद में हमने किए। सबसे पहला फनी मोमेंट ये था कि ये क्या कहते हैं, शाम में जिस दिन हमारा GTO 2 था, तो GTO 2 जो हमारा कंप्लीट हो गया, अब हमारी कल कॉन्फ्रेंस है। तो हमने रात में लगभग 2 बजे तक मजे किए हैं, 1-2 बजे तक हमने मजे किए। हमने ये किया कि हम लोग दूसरे बोर्ड में चले गए। हम 4-5 लड़के मिलके दूसरे बोर्ड में बैग पीछे पीछे होते हुए, पीछे वाले दरवाजे से होते हुए दूसरे बोर्ड में चले गए। वहां पे जाके हमने फ्रूटी बॉम्ब वो होता है ना, फ्रूटी पीने के बाद जो आपका बचता है, वो हाँ। हमने वहां जाके रात के 12 बजे हमने फोड़ के आए हैं। फोड़ के हम लोग भाग के, हमने जीपीई बनाई थी एक्चुअली, हमने रात की जीपीई बनाई थी एक। मैं था, सानिध्य था, आशीष था, अनीश था, मतलब प्लानिंग और करके भी गए थे। देवांश था, ये लोग।
हाँ, हम लोग ने रात ग्रुप के 9 प्लानिंग बजे से वाइज। प्लानिंग करना स्टार्ट। हाँ, हमने ग्रुप प्लानिंग बनाई कि हमें इस एसएसबी में जाना है, वहाँ बॉम्ब फोड़ के वापस आना है। तो उसमें एक आशीष एक बंदा था, उसने अपना वो एक्चुअली शायद कंप्यूटर्स कर रहा है वो, तो उसने अपना मास्क लगाया वो स्कल वाला, वो वहां पे जाके जाके एमसीबी डाउन कर रहा था। काफी सारे हमने वहां पे मजे किए। फिर उससे पहले हमने क्या किया, अपने ही बोर्ड के लोग जो सो गए थे 9 बजे ही, हम रात को गए, अपने अपने ही रूम का सारी एमसीबी डाउन कर दी, और 4-5 लोग मिलके किसी का बेड को उठा करके हिला रहे हैं वहां पे। किसी को पानी डाल के उठा रहे हैं, ये सारी चीजें वहां पे मजे वाली बात थी। और एक मजे वाली बात ये थी कि 2 लड़के थे, 2-3 लड़के थे, सानिध्य था और आशीष था। तो जैसे ही पहला दिन हम लोग स्क्रीनिंग हो गए, तो मेरा क्या हुआ ना कि मैं कुछ काम से थोड़ा सा वो वॉशरूम की ओर चला गया, बट उसी टाइम हमारे हॉस्टल वार्डन आए, सॉरी वो बोर्ड के जो वार्डन होते हैं वो आए, उन्होंने मॉस्किटो नेट दिया। तो मैं मॉस्किटो नेट लेना भूल गया था। मैं सोचा अब कौन जाएगा लाने के लिए, मैं ऐसे ही सो गया। ऐसे ही मैंने, हुआ ये कि मैं 10 बजे के आसपास सोया, 11-12 बजे के आसपास मुझे मच्छर थोड़े बहुत काटने लगे। तो उन्होंने देखा कि भाई भाई को मच्छर काट रहे हैं। वो लोग दूसरे रूम में गए, बल्ब तो बंद था, किसी और की मच्छरदानी को रात के 12 बजे उठा, मैंने उन्हें कहा भी नहीं, सानिध्य और आशीष को मैंने कुछ नहीं कहा कि भाई मुझे जरूरत है। उन्होंने बस देखा कि मच्छर काट रहा है इसको, वो गए रात के अंधेरे में वो गए उसकी मच्छरदानी खोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मच्छरदानी जब खोल रहे थे उसकी नींद हल्की फुल्की टूटी भी। वो लोग नीचे बैठ गए अंधेरे में। और फिर दूसरा बंदा एक पीछे से उन्हें देख रहा था कि ये लोग कर क्या रहे हैं आखिर। तो वो लोग फिर वापस से सो जाते हैं। तो तब तक जब उसको नींद देखी कि अब नींद में है पूरा कंप्लीट, तो उसने उसकी पूरी मच्छरदानी खोली और तब मुझे लाके मच्छरदानी दी। तब मैं देखता हूँ भाई कहाँ से ले आया, वो वार्डन को उठाया था क्या? बोल नहीं भाई, किसी और से खोल के लाया हूँ मच्छरदानी तुम्हारे। तो उन दोनों को कहा भाई आई ओ माई लाइफ टू यू बोथ, कहीं भी जरूरत हो मुझे याद करना, सानिध्य और आशीष को। तो जब अगला दिन हुआ, अगला दिन वो मच्छरदानी ढूंढ रहा था, मॉस्किटो नेट कहाँ गया कहाँ गया। अब वो कंप्लेन करने जाने वाला था, ठीक है, लेकिन हम लोग तब तक मेरी इंटरव्यू हो गई थी, साइक और इंटरव्यू मेरी हो गई थी। तब लोग बैठ के मजे कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तब तक वो आता है, हम लोग मच्छरदानी के बारे में बातें कर रहे थे। तो बगल में सानी से बोलते अरे भाई आ गया इसी की मच्छरदानी ली थी हमने। तो उसके बाद फिर उसने दोबारा दूसरा मच्छरदानी उसने ले लिया। फिर ये हमारा मच्छरदानी वाला था। दूसरा मैंने बताया GTO 2 की लास्ट दिन जो हमारे होते हैं, ये सारी चीजें। फिर मेडिकल्स के टाइम में भी हमने काफी मजे किए। मेडिकल्स के टाइम में एक लड़का हमारे बैच में रिकमेंड हुआ था, बाला। तो 5 लड़के नए रिकमेंड हुए थे हमारी बोर्ड से। तब तक हमारा मेडिकल चल नहीं रहा था, तब तक दूसरे बैच में रिकमेंड हो गए हमारी बोर्ड में। तो वो लोग नीचे थे, हम लोग ऊपर थे। तो वो लोग आए रात को, बाला भाई सोया हुआ था, बाला की मच्छरदानी हटाई, बाला का बेड को उठाया और वो बालकनी में ले जाने वाले थे। वो उन्होंने 4-5 लड़कों ने मिलकर के, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। रात के 12 बजे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, उन्होंने उनके बेड उठाया और उनको बालकनी में ले जाने वाले थे, लेकिन वो रास्ते में जाग गया। ऐसा था। तो हम कुछ तुम्हें रैंडम क्वेश्चंस पूछेंगे, लाइक रैपिड फायर। तो ओके उसके जवाब आपको जल्दी से जल्दी देने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट। हॉबीज इंटरेस्ट में आप एस्ट्रोनॉमी रख लो, वेब सीरीज रख लो। फिर रिसेंटली वर्कआउट पे काफी ध्यान दिया है, तो उसमें भी मजा आ रहा है, ये सारी चीजें। डू यू लाइक टू रीड बुक्स। हाँ थोड़ा बहुत, कुछ खास नहीं, बट हाँ आर्टिकल्स ज्यादा प्रेफर करता हूँ। न्यूज आर्टिकल्स हो गए, ये ज्यादा प्रेफर करता हूँ मैं। विच इज योर फेवरेट मूवी और वेब सीरीज। फेवरेट वेब सीरीज तो अभी तक मनी हाइस्ट लगी मुझे, मनी हाइस्ट। मनी और फेवरेट मूवी कह लो तो बहुत सारी है, बट टर्मिनेटर रख लो यार, अच्छा ही है वो भी। विच इज योर फेवरेट स्पोर्ट पर्सन। MS धोनी। कैप्टन कूल। कैप्टन कूल। क्या आपने कभी सोचा था कि आपको प्रसाद शो पे आने का मौका मिलेगा। हाँ कुछ दिन पहले तुमने बताया था भाई, आना इंटरव्यू देने। तो एक बार फिर से शो पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। जय हिंद।